आप और मैं हम मिलकर बात कर रहे हैं परमाणु संरचना अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों से बोर मॉडल जो है उसके बारे में बात की थी। बोर के परमाणु मॉडल की सारी बातें जो हैं पिछली क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका था, मगर एक बात ऐसी थी जो मैंने आप लोगों को लास्ट में बताई थी, जहां मैंने बोर के परमाणु मॉडल से जो त्रिज्या है वो कैलकुलेट करनी बताई थी। लास्ट में हम लोगों ने बोर के परमाणु मॉडल से त्रिज्या जो है वो ज्ञात की, ठीक है। लास्ट में हम लोगों ने बोर के परमाणु मॉडल से जो त्रिज्या है वो ज्ञात की थी या एनर्जी जो है वो कैलकुलेट की थी। अब हम आगे बात करेंगे, और आगे जब हम लोग बात करेंगे तो मैंने आप लोगों से कहा था कि बोर के परमाणु मॉडल में दो चीजें और हमें पता होनी चाहिए, ठीक है जी। क्या? बोर के परमाणु मॉडल में दो चीजें हमें और पता होनी चाहिए, और वो क्या होती हैं? एक तो एनर्जी पता होनी चाहिए, एक बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो पता होना चाहिए, ठीक है ना जी। हाँ, चलिए, क्लास सबकी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास के अंदर हम सबसे पहले यही बताने वाले हैं आप लोगों को। क्या? जी हाँ, सबसे पहले बोर की जो कक्षा है उसकी ऊर्जा जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग ये बता देंगे, ठीक है। बोर कक्षा की ऊर्जा, किसकी ऊर्जा? बोर कक्षा की ऊर्जा। कक्षा की ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है। किसकी ऊर्जा? बोर कक्षा की ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है। सिंपल सी बात है। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई एन से, एनर्जी ऑफ एन सेल। क्या? एनवी सेल की ऊर्जा जो है वो हम लोग यहां कैलकुलेट करते हैं, जिसमें अगर हम लोग बात करें, हाँ, तो क्या होता है? -2.18 गुणा 10⁻⁻18, और साथ में क्या आ जाएगा? Z² अपॉन N स्क्वायर, Z² अपॉन N स्क्वायर, जूल, जूल प्रति परमाणु। हर एटम की जो एनर्जी है वो इतनी होगी, एक एटम की एनर्जी इतनी होगी भाई साहब, ठीक है। कितनी होगी? -2.18 गुणा 10⁻18 Z² अपॉन N स्क्वायर। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे निकाला? जैसे हम लोगों ने त्रिज्या निकाली थी ना, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, बोर कक्षा जो है उसकी ऊर्जा निकालते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन जो बनेगा वो डायरेक्ट इस सूत्र से बनेगा, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट सूत्र बता दिया है। दूसरा, बोर की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन का वेग कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या उस इलेक्ट्रॉन का वेग कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। चलिए, बोर कक्षा में, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का वेग, वेग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेलोसिटी से। एनवी कक्षा के अंदर होगा ये, ठीक है ना जी। हाँ, क्या? हाँ, चलिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो यहां पर हम लोग बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.188 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 2.188 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारे पास मान है, ठीक है ना। साथ में होता है जी हाँ Z अपॉन N, किसके लिए? Z अपॉन N। अब अगर मैं आप लोगों से ये प्रश्न पूछ लूं कि मेरे सखा मुझे ये बता दो कि Z क्या होता है और मुझे ये भी बता दो कि N क्या होता है, तो आप में से ऐसा कौन है जिसको ये नहीं पता कि Z क्या है और N क्या है? और अगर नहीं पता तो भाई याद रख लेना Z क्या है और N क्या है। देखो, Z जो है ये है हमारे पास परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर,
जेड क्या है? परमाणु क्रमांक। जबकि एन के बारे में हम लोग बात करें तो भाई एन जो है वो है कोशों की संख्या, कोशों या कक्षा की संख्या, कोशों की संख्या या कक्षाओं की संख्या, ये एन की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? एन की वैल्यू है। तो ये हमारे पास सिंपल बात हो गई है। अब रही एक और बात। क्या? एक और बात। इस पेज के ऊपर 3 सूत्र लिखने जा रहा हूं मैं, 2 आप लोग देख रहे हो, एक सूत्र और लिख रहा हूं। और वो सूत्र किसका है ये सुनो, वो है हमारे पास बोर कक्षा की ऊर्जा का। किसका सूत्र है? बोर कक्षा की ऊर्जा, सॉरी ऊर्जा नहीं, बोर कक्षा की त्रिज्या। त्रिज्या को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एनवी कक्षा की त्रिज्या चाहिए तो कितनी होती है? 0.529। ठीक है जी, हां बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर दिया आप लोगों ने। ठीक, इंटू 10⁻⁻ कितना? -10, और साथ में क्या? n² ठीक है, ये हमारे पास मीटर में क्या होती है? त्रिज्या होती है। आप लोगों को ये तीनों सूत्र याद होने चाहिए सखा। ठीक है, आप इन सूत्रों को नोट करो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ, ये तीनों सूत्र आपको याद होने चाहिए। चलिए फटाफट से नोट करो, फिर मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन जो है वो कराता हूं, 1-2 क्वेश्चंस बताता हूं, है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं जिससे हम लोग आगे बढ़े, हमें ये पता हो कि इन सूत्रों के हिसाब से क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या बनता है ना, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। चलिए, संडे टेस्ट में क्या आएगा? संडे टेस्ट में वो आएगा जितना आप फ्राइडे तक पढ़ लोगे वो सब संडे टेस्ट में आएगा, है ना। चलो, आरएन त्रिज्या है भाई, एनवी कक्षा की त्रिज्या आरएन है। सौम्य मौर्य कह रहे हैं कि सर -13.6 इंटू Z/N। अब देखो यहां थोड़ी चीज बदल जाएगी सौम्य मेरे भाई, ठीक है। हाँ, सौम्य ने कहा है, मैं लिख रहा हूं, जो सौम्य ने कहा है ना वो लिख रहा हूं ताकि कुछ चीजें क्लियर हो जाए। सौम्य कहते हैं हमसे कि सर ये क्या है ना। हाँ ठीक है, सौम्य मौर्य ये कहते हैं कि सर E बराबर तो हमारे पास, या एनवी कक्षा की ऊर्जा तो हमारे पास होती है -13.6 इंटू Z/N। ये कहते हैं ये, ठीक है। वापस से सुन लो, सौम्य मौर्य ये लिख रहे हैं कि सर ये होनी चाहिए ऊर्जा। तो आपने जो बताई है उसमें और इसमें क्या अंतर है, ये प्रश्न पूछ लिया है। तो भाई अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ, पहली चीज तो ये है कि सौम्य ये Z² ही है, Z/N नहीं है, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात और क्या है? ओके सौम्या, ठीक है भाई, सौम्य नहीं मतलब सौम्या नाम है आपका, है ना, सौम्या। ओके ठीक, अब ध्यान से सुनो बेटा, आप कह रही हो कि सर अपने पास ऊर्जा जो है वो ये है, मगर हमने ऊर्जा किस में लिखी है? जूल प्रति परमाणु में। और आप जो ऊर्जा बता रहे हो वो किस में है? वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। ईवी का मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझे क्या? समझे? ये अंतर है इनमें, है ना, ये अंतर है इनमें। ऐसे ही देखो आप ये भी लिख सकते हो, Vn बराबर 2.188 इंटू 10⁸ Z/N सेंटीमीटर प्रति सेकंड। वो सेंटीमीटर में, मात्रक भी तो चेंज हो रहा है ना बेटा। क्या चेंज हो रहा है? मात्रक चेंज हो रहा है। इसलिए इस सूत्र से भी कर सकते हो, है ना,
इस सूत्र से भी कर सकते हो, एनर्जी कोई से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन है इसके अंदर जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ये लो। और क्वेश्चन में हमसे कहते हैं हाइड्रोजन परमाणु के या परमाणु में पांचवी बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करो। किसकी? बोर कक्षा की त्रिज्या जो है ये ज्ञात करनी है। ठीक है ना? क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी है। कोई बात नहीं सौम्य, देखो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है ना? हाँ, डाउट क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। विजय शंकर, मीटर तो किस में आएगा? वेग में आएगा ना भाई। देखो ऐसा प्रश्न आता है तो अब आपको इस प्रश्न को देखकर कुछ चीजें समझ जानी चाहिए। क्या? देखो इन्होंने कहा हाइड्रोजन परमाणु, तो आप सब जानते हो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z की वैल्यू क्या होती है? हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है? 1। Z मतलब परमाणु क्रमांक, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। कहा है पांचवी बोर कक्षा, इसका मतलब N बराबर कितना सखा? 5। और आपसे क्या पूछा है? त्रिज्या। त्रिज्या का सूत्र ये लिख रहा, तीनों सूत्र एक ही पैनल पर हैं। क्या सूत्र है भाई? त्रिज्या का सूत्र है Rn बराबर 0.529 n स्क्वायर अपॉन Z, वो भी सॉरी गुणा 10 की घात -10 n स्क्वायर अपॉन Z, वो भी किस में? मीटर में। अब क्या करो भाई, वैल्यू रखो 0.529 इंटू 10⁻⁻10 गुणा n की वैल्यू 5, तो 5 का कर देंगे स्क्वायर, और z की वैल्यू 1। 1 का भाग दोगे सेम आ जाएगी, 1 का भाग दोगे तो सेम आ जाएगा। और यहां से ये कितना हो जाएगा कि Rn बराबर 0.529 गुणा 10 की घात -10 और गुणा 5 का स्क्वायर करोगे तो सका कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा मीटर में। Rn बराबर 25 दिन में 100 225, 225 का 5 का हासिलाई 22, 25 दूनी 50, 50 और 22 72, हासिलाई 7, 25 पंजे 125, 125 और 7 132। 3 संख्या बाद पॉइंट लगा दो तो ये हो जाएगा 13.225 गुणा 10 की घात -10 मीटर। पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड सरकाओगे, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड सरकाओगे तो क्या होगा भाई आपके पास? तो होगा कि घात जो है उसमें 1 की कमी आ जाए, वृद्धि आ जाएगी। ठीक है ना? पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड सरकाने पर घात में परिवर्तन होगा। 1.322 इंटू 10⁻, क्या लिख रहा है आगे? थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, घात में क्या हो जाएगा? 1 की वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि का मतलब प्लस, प्लस करोगे तो 10 प्लस 1 करोगे तो 9 हो जाएगा, -10 प्लस 1 करोगे तो 1.3225 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। 10 की घात -9 को नैनोमीटर लिख सकते हो। 1.3225 इंटू 10⁻, सॉरी डायरेक्ट लिख दो नैनोमीटर। डायरेक्ट क्या लिख दोगे? नैनोमीटर। 1.3225 नैनोमीटर लिख देंगे। एक तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। और क्वेश्चंस पर बात करूं, और क्वेश्चंस आपको बताऊं मैं, तो और क्वेश्चंस पर ध्यान देना। ये कहा जाता है कि यदि इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से जा रहा है? तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहा है, तो विसर्जित ऊर्जा कितनी होगी? ठीक है, चलो क्या कहा हमसे? कहा कि यदि इलेक्ट्रॉन जो है, अगला प्रश्न देखो, यदि हाइड्रोजन परमाणु में
इलेक्ट्रॉन कहां से, n बराबर 3 से कहां जा रहा है, n बराबर 2, ठीक है, n बराबर 3 से n बराबर 2 में जाता है, तो ठीक है ना। तो देखो क्या पूछा है, तो उत्सर्जित ऊर्जा ज्ञात करनी है। उत्सर्जित ऊर्जा ज्ञात करनी है। देखो पिछले प्रश्न के अंदर कुछ लोगों को छोटे छोटे से डाउट है। पहला डाउट तो किसी को यह है कि सर n बराबर 5 क्यों लिखा, क्योंकि भाई क्वेश्चन में 5वीं कक्षा दी है, क्वेश्चन में देगा दूसरी कक्षा तो लिखेंगे n बराबर 2, क्वेश्चन में देगा पहली कक्षा तो लिखेंगे n बराबर 1, क्वेश्चन में देगा 10वीं कक्षा तो n बराबर 10 लिखेंगे, ठीक है। किसी को फिर ये डाउट है कि सर ये नैनोमीटर क्यों आया, क्योंकि भाई 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर के, इसलिए आया, ठीक है। अब देखो, यदि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 से n बराबर 2 में जा रहा है, तो उत्सर्जित जो ऊर्जा है वो पूछी है ना, इमिट एनर्जी जो है उसकी वैल्यू पूछी है क्या होती है। तो भाई एक बात समझो, n बराबर 3 के लिए क्या निकलेगी, एनर्जी थर्ड निकलेगी, En लिखते हो ना, तो E3 निकलेगी, इसके लिए क्या निकलेगी, E2 निकलेगी, और हमें जो कैलकुलेट करनी है वो कहां, क्या कैलकुलेट करनी है, वो हमें कैलकुलेट करनी है, जी हां, E3 माइनस E2, थर्ड सेल से और सेकंड सेल में जाने पर एनर्जी जो वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो En बराबर क्या होता है भाई, तो En बराबर होता है -13.6 n² अपॉन z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही है, ठीक है ना। जी हां, क्या होता है ये देखो, सॉरी z² अपॉन n² होता है यार, मैंने उल्टा लिख दिया। क्या होता है, z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु, ठीक है, ये होता है। अब भाई अगर आप यहां पर E3 लिखोगे, क्या लिखोगे, E3, क्योंकि देखो इन्होंने कहा ना n बराबर 3, तो यहां E3 लिखोगे तो बराबर क्या हो जाएगा, -13.6 गुणा z की वैल्यू बताओ कितनी होगी, यहां z बराबर 1 होगा, पूछो क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 1 होता है। पिछले क्वेश्चन में भी विपुल यादव पूछ रहे हैं कि सर z बराबर 1 क्यों रखा, भाई क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसलिए z बराबर 1 है, ठीक है ना। z का मान क्या है भाई, z का मान होता है इनका परमाणु क्रमांक। परमाणु देखो ना, हाइड्रोजन लिख रहा है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हीलियम लिख रहा है तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, लिथियम लिख रहा है तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, बेरिलियम लिख रहा है तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है। जो परमाणु लिख रहा है उसका एटॉमिक नंबर लिख दो, ठीक है, परमाणु लिख रहा है उसका परमाणु क्रमांक लिख दो। तो E3 बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर 1, तो यहां पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर बटे n की वैल्यू देखो 3 है यहां पर, तो क्या लिख दोगे, 3 का स्क्वायर, ठीक। तो E3 बराबर हो जाएगा -13.6 गुणा 1/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, पहली चीज। फिर यहां से हम लोग क्या करेंगे, E2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, E2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। E2 बराबर क्या हो जाएगा, -13.6 गुणा 1 का स्क्वायर और बटे में n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपने पास E2 बराबर -13.6 गुणा 1/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ लोग कह रहे हैं सर E2 क्यों नहीं लिया, भाई E3 माइनस E2 कैलकुलेट करना है तो दोनों निकलेंगे, ठीक है ना। जी हां, क्या दोनों कैलकुलेट करेंगे हम लोग, एक से काम नहीं चलेगा, दोनों ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो भाई यहां से करना क्या है, करना केवल इतना है कि E3 माइनस E2 ले लो। अब ऊर्जा निकालनी है ना, E बराबर क्या हो जाएगा, E3 माइनस E2, तो E3 का मतलब -13.6, ठीक है, और इंटू 1/9 माइनस और माइनस में क्या है, -13.6 और
गुणा 1/4। अब भाई ये तो सब जानते हैं, ये तो रहेगा -13.6 और बटे में 9, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 13.6 और बटे में 4। इन दोनों के लिए ले लो एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा? 36। ठीक है ना? हाँ, अब देखो यहां से एलसीएम क्या आ गया? 36। अब जैसे यहां एलसीएम 36 आ जाएगा तो आगे सॉल्व कर दो। ठीक है, सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, इसका भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 का गुणा इससे कर देंगे। किससे कर देंगे? इससे कर देंगे। तो अपने पास इसका गुणा 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा, या फिर -13.6 गुणा 4 और प्लस इससे भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। 9 का गुणा इससे करेंगे तो इसको लिख देंगे 9 गुणा 13.6। कॉमन ले लो, क्या आ रहा है इन दोनों में से? देखो कॉमन आ जाएगा E बराबर, यहां से देखो, यहां से अपने पास कॉमन क्या आ जाएगा? तो इन सब में से यहां से कॉमन आ जाएगा 13.6। 13.6 तो आ ही जाएगा ना? ठीक है ना? क्या 13.6 तो आ ही जाएगा। चलिए, और इधर 4 बार है, इधर 9 बार है, तो क्या बच जाएगा? घटाने पर सीधा बच जाएगा ना 5 गुणा 13.6 और बटे में आ जाएगा 36। गुणा कर दो, ई की वैल्यू आ जाएगी 13, ये हो जाएगा 5 6 30 की 0 हासिल 3, 13 5 65 और 3 68 और बटे में 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व कर दो, 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? जी हाँ। चलिए, E बराबर 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सही उत्तर होगा। ठीक है, अब कुछ लोगों का प्रश्न ये है कि सर ईवी वाला फॉर्मूला क्यों लिया? है ना, हमारे पास फॉर्मूले 2 हैं। कितने फॉर्मूले हैं? 2 फॉर्मूले हैं। इन दोनों में से आप जिससे चाहो उससे सॉल्व कर सकते हो, जब तक प्रश्न में कुछ कहा नहीं है। तो जब प्रश्न के अंदर कहा ही नहीं है जूल का, प्रश्न के अंदर कहा ही नहीं है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो मन करे उससे करो, दोनों ही सही माने जाएंगे। समझे क्या? दोनों ही कैसे माने जाएंगे? सही माने जाएंगे। तो इसलिए परेशान नहीं होना है। ठीक है जी, दोनों ही सही माने जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखो। चलिए, अगला प्रश्न देखो, किसके अनुसार? बोर सिद्धांत के अनुसार। बोर सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, है ना, या बोर कॉन्सेप्ट, बोर सिद्धांत के अनुसार, है ना। क्या हम दूसरे फॉर्मूले से नहीं कर सकते? कर सकते हो ना भाई, यही तो कह रहा हूं। और एक ही कमेंट को बार बार करके क्या मिल जाएगा आपको? ठीक है ना भाई, आप कह रहे हो सर ईवी वाला फॉर्मूला क्यों लिया? आपका मन करे तो दूसरे से कर दो, जूल प्रति परमाणु वाले से, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस चलिए, बोर सिद्धांत के अनुसार हम रख लेते हैं 5वीं कक्षा। कौन सी कक्षा? 5वीं कक्षा में गति कर रहा है ना जो इलेक्ट्रॉन, गतिशील, कौन सी कक्षा में? 5वीं कक्षा में। गतिशील इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? चक्रण कोणीय संवेग। चक्रण कोणीय संवेग कौन सी कक्षा में? 5वीं कक्षा में जो गति कर रहा है उसका चक्रण कोणीय संवेग जो है वो ज्ञात करना है। कर दो फटाफट से। चलिए कर दो फटाफट, ये करो, उसके बाद फिर आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन वहां मिल जाएंगे आपको। इसके बाद बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, कि बोर का परमाणु मॉडल कहां कहां काम नहीं करता है।
ठीक है, कहाँ कहाँ काम नहीं करता है बोर का परमाणु मॉडल। तो देखो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको छोटा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। छोटा सा दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि मुझे ये बता दो कि यहां पर n की वैल्यू कितनी है। बताओ प्रश्न क्या है, ये देखो प्रश्न में ये पूछा है कि बोर सिद्धांत के अनुसार 5वीं कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग ज्ञात करो। कौन सी 5वीं कक्षा में, ठीक है ना। तो भाई किसी भी परमाणु की 5वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग जब ज्ञात करोगे तो मुझे n की वैल्यू बता दो, क्या लिखोगे। एक ने तो कमेंट में ही पूछा है कि सर इसमें n का क्या मान है, ठीक है। और जिनको ये पता नहीं चल रहा ना n का क्या मान है, उनका भाई बहुत दिक्कत आने वाली है। अब उत्तर भी दे दिया, सबको पता होना चाहिए भाई, लिख रखा है ना 5वीं कक्षा, अगर लिखे 10वीं कक्षा तो 10, अगर लिखे 11वीं कक्षा तो 11, लिखे दूसरी कक्षा तो 2, ठीक है। जब लिखा कि 5वीं कक्षा तो n बराबर 5, और चक्रण कोणीय संवेग का सूत्र तो याद होगा, किसका, चक्रण कोणीय संवेग NH/2π, चक्रण कोणीय संवेग, कौन सा संवेग, चक्रण कोणीय संवेग। और चक्रण कोणीय संवेग के बारे में हम लोग बात करें तो चक्रण कोणीय संवेग बराबर होता है NH/2π। अब भाई यहां से देखो n की वैल्यू आप जानते हो, बिल्कुल पता है सर n बराबर 5 है। h का मान भी जानते हो 6.625 इंटू 10⁻⁻34 बटे में 2 तो 2 ही है, और पाई का मान भी जानते हो 3.14, कट जाए उसको काट लो, 2 से इसको काट लो, 3.317 और 7 नहीं, ये हो जाएगा 3.31, और यहां से कितना बच जाएगा भाई, 2 बार चला जाएगा 2, है ना, 3.312, ठीक, ये बच जाएगा। अब इसमें इसका भाग दोगे तो भाग दे के देख लो और फिर सॉल्व करके बताओ मुझे कितना मान आ रहा है आप लोगों के पास। जल्दी से इसको सॉल्व करो। तो फिर बचेगा 5, है ना, ये आएगा। चलिए तो यहां से देखो चक्रण कोणीय संवेग की वैल्यू आ रही है अपने पास 5.27 गुणा 10⁻⁻34, ठीक है ना। जी हाँ, क्या चक्रण कोणीय संवेग का मान आ रहा है 5.27 गुणा 10⁻⁻34, ठीक है, जो कि क्या होता है, जूल सेकंड होता है, जूल सेकंड, ये इसका मात्रक है चक्रण कोणीय संवेग का। बस इस तरीके से अपन लोग प्रश्न जो है वो हल कर रहे हैं। अब आगे बात करता हूं बोर मॉडल की सीमाओं की। किसकी सीमाएं, बोर मॉडल की सीमाएं, लिमिटेशंस क्या थी बोर मॉडल की, उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो देखो बोर मॉडल की सीमाएं जो है वो क्या क्या है, ये सुनो। बोर मॉडल की सीमाएं, ठीक है। बोर मॉडल की सीमाओं पर हम लोग बात करते हैं तो लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल क्या है, ये सुनिएगा। बोर मॉडल की सीमाएं या लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल, पहली चीज, बोर का मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज पर ही लागू होता है, मतलब उन्हीं परमाणुओं पर या उन्हीं पर कार्य करता है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। स्पीसीज में आपको पहले ही बता चुका हूं, जी हां। चलिए पहला, यह मॉडल किन पर, एक इलेक्ट्रॉन युक्त या एक इलेक्ट्रॉन से अधिक स्पीसीज की, जी हां, एक इलेक्ट्रॉन से
अधिक जो स्पीसीज है, या इसको ऐसे लिखते हैं, यह मॉडल एक इलेक्ट्रॉन, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त, एक से अधिक, ऐसे लिखते हैं इसको, अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज पर लागू नहीं होता है, ठीक है, या स्पीसीज की व्याख्या नहीं करता है। जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उनकी व्याख्या नहीं करेगा। कितने? एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की व्याख्या नहीं करता है। व्याख्या नहीं करता है, पहली बात। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि बोर, इस मॉडल, बोर का जो ये मॉडल है, ये इस बात की भी व्याख्या नहीं करता है कि परमाणुओं में रासायनिक बंधों से अणु या यौगिक जो है वो कैसे बनते हैं, ठीक है ना। अणु या यौगिक के निर्माण की भी व्याख्या नहीं करता है ये, ठीक है। दूसरे नंबर पर बात करें, यह मॉडल किस बात की व्याख्या नहीं करता? परमाणु जो है उनके रासायनिक बंधन से, परमाणुओं के कैसे बंधन से? रासायनिक बंधन से किसके? अणुओं के निर्माण की व्याख्या नहीं करता। किसकी व्याख्या नहीं करता? अणुओं के निर्माण की व्याख्या नहीं करता। व्याख्या नहीं करता है, सिंपल है ना, उनकी व्याख्या नहीं करेगा। फिर अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, ये एक और बात है जिसकी व्याख्या नहीं कर पाता, और उस बात को हम लोग कहते हैं जीमान प्रभाव, और दूसरी बात को हम लोग कहते हैं स्टार्क प्रभाव। क्या कहते हैं? जीमान प्रभाव, और दूसरा हम लोग कहते हैं स्टार्क प्रभाव, ठीक है। चलिए, जीमान प्रभाव, यह मॉडल किसकी? जीमान प्रभाव तथा स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं करता है। किसकी? स्टार्क प्रभाव की क्या नहीं करता? व्याख्या नहीं करता है ना, उसको नहीं समझाता है। अब हमारे दिमाग में दो प्रश्न उठते हैं कि सर ये जीमान प्रभाव क्या है, दूसरा कि सर ये स्टार्क प्रभाव क्या है, ठीक है ना। पहला प्रश्न उठता है कि जीमान प्रभाव क्या है, दूसरा प्रश्न उठता है कि स्टार्क प्रभाव क्या है। मगर उससे पहले ये बात समझो, देखो हमने आपको ये बताया था बोर के परमाणु मॉडल के अंतर्गत कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहां से अगली कक्षा में जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां से अगली कक्षा में जाएगा तो जो तरंगे उत्पन्न होंगी उन तरंगों को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रमी रेखाएं, ठीक है ना। क्या उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या ना तो चुंबकीय क्षेत्र में हुई ना ही विद्युत क्षेत्र में हुई, ठीक है। जी हां, व्याख्या मतलब एक्सप्लेनेशन, उसको समझा नहीं पाया, व्याख्या का मतलब यह है, ठीक है। तो जीमान प्रभाव क्या है और स्टार्क प्रभाव क्या है वो आप लोग यहां से समझ लोगे अब, ठीक है। वो आप यहां से समझोगे कि भाई जीमान प्रभाव क्या होता है, प्रभाव,
और स्टार्क प्रभाव क्या होता है। देखो, एक तो होता है चुंबकीय क्षेत्र, जहां चुंबक के द्वारा आकर्षण प्रतिकर्षण मतलब बल लगाया जाता है, और एक होता है विद्युत क्षेत्र, जहां पर विद्युत के द्वारा आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगाया जाता है। तो भाई जीमान प्रभाव कब काम करता है, जब चुंबकीय क्षेत्र की बात होती है। जीमान प्रभाव का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन, ठीक है ना, किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन। विपाटन का मतलब है विभाजित होना, ठीक है, अलग अलग डिवाइड हो जाना, बट जाना, फैल जाना, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन, किन रेखाओं का, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन क्या कहलाता है, जीमान प्रभाव कहलाता है। कौन सा प्रभाव कहलाता है, जीमान प्रभाव कहलाता है। ठीक है, कौन सा प्रभाव कहलाएगा, जीमान प्रभाव कहलाएगा, पहली चीज। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें अगर यहां पर, तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन किस क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में। किसमें, विद्युत क्षेत्र में, किनका, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन। स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन क्या कहलाता है, स्टार्क प्रभाव कहलाता है। तो ये स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन की व्याख्या नहीं कर सके। ठीक है ना, जी हां। अब मैंने पहले यही बताया था कि स्पेक्ट्रमी रेखाएं क्या होती हैं, वापस से रिपीट कर रहा हूं कि स्पेक्ट्रमी रेखाएं क्या होती हैं। मन से सोच समझा करो भाई। आप लोगों की आदत यह है, जैसे एक भाई को मैं देख रहा था, नाम नहीं लूंगा, उसने एक ही चीज को लेकर कम से कम, यकीन कीजिएगा, 50 कमेंट किए हैं, सेम एक ही बात के, सर ये वाली बात, सर ये वाली बात, सर। अरे भाई, अगर ऐसी स्थिति है तो तुम पढ़ कब रहे हो, सोचो तो जरा। पढ़ ही नहीं रहे हो आप। अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही है। ठीक है, मैं हर चीज को बताता हूं आप लोगों को, अगर आप मेरी बात सुनोगे तो सारी चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है, जैसे मैंने यहां बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो विभिन्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो विभिन्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, और इन तरंगों को हम लोग स्पेक्ट्रमी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रमी रेखा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा तो विभिन्न प्रकार की, जी हां, ठीक है जी, विभिन्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न होंगी। उन तरंगों को हम लोग क्या कहते हैं, उन तरंगों को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रमी रेखा। पहली बात। दूसरी बात, यहां एक वर्ड आया है जो अलग है अपने से, और वो वर्ड है सर विपाटन क्या है। प्रश्न है कि सर विपाटन क्या है। विपाटन का अर्थ होता है फैलना। विपाटन का अर्थ क्या होता है, फैलना। ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, विपाटन कहेंगे। तो भाई चुंबकीय क्षेत्र में जब स्पेक्ट्रमी रेखाएं फैलेंगी तो उसको जीमान प्रभाव कहते हैं, और विद्युत क्षेत्र में जब स्पेक्ट्रमी रेखाएं फैलेंगी तो उसे स्टार्क प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार्क प्रभाव कहते हैं। ठीक है, सिंपल बात है ये अपने पास, एक जीमान प्रभाव, एक स्टार्क प्रभाव। कौन सा, एक जीमान प्रभाव, एक स्टार्क प्रभाव। तो ये दो प्रभाव हैं अपने पास, समझे। इतनी आसान आसान सी बातें हैं। चलिए, हाँ, क्लियर है तो फिर नोट करवा दूं। हाँ, क्लियर है तो फिर नोट करवा दूं। चलिए, ये तो आप लोगों ने नोट कर ही रखे हैं सब कुछ, है ना। हमने तो आज वाला देखना है, तो ये तो आपने नोट कर ही रखा है ना भाई। यहाँ ये तो आपने नोट कर ही रखा है, ये तो नोट कर रखा है, ये वाला भी आप लोगों ने नोट कर ही रखा है ना। चलो, तो इसको एक बार जो है वो हटा देता हूं, जो काम का नहीं है ना।
जो काम का नहीं है मैं वो एक बार हटा देता हूँ, तो वही चीज़ें बचेंगी आज की पीडीएफ के अंदर जो काम की है। यहाँ से हमने शुरू किया था, इसको नोट करो, ठीक है जी। हाँ देखो रितेश, आप पूछ रहे हो कि सर टॉ क्या होता है, और टॉ होता है भाई जड़त्वाघूर्ण, ठीक है ना। जड़त्वाघूर्ण को हम लोग, हाँ, इनर्शिया मोमेंटम जो होता है उसे कहते हैं टॉ। और आप कह रहे हो कि सर इसका मान क्या होता है, तो भाई मान जो है इसका वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है, हाँ, वो किस पर डिपेंड करता है, सिचुएशन पर, क्वेश्चन पर। अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग मान आएगा। हाँ देखो, आप कह रहे हो मनदीप कुमावत फ्रॉम सीकर, आप कह रहे हो कि सर आप डाउट क्लियर नहीं कर रहे हो। बेटा आपके डाउट जो है ना वो क्लियर होंगे भी नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ ये बात जो है ना वो अभी मेरे सामने 8 कमेंट में लिख रखी है, सर आप डाउट क्लियर नहीं कर रहे हो। बाकी सबके क्लियर हैं, आपको पता नहीं ये डाउट ही क्यों आया है। अब आप कह रहे हो कि सर, आपका डाउट देखो कितना शानदार है। आप कह रहे हो कि सर पहला पॉइंट क्या है वो बताता हूं, ठीक है। यह मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज की व्याख्या नहीं करता। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले, इसका भी आपको एग्जाम्पल चाहिए, है ना। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले का भी आपको एग्जाम्पल चाहिए। क्यों, आपको नहीं पता कि हीलियम में, लिथियम में, बेरिलियम में, बोरोन में, कार्बन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में, नियोन में, सोडियम में, इन सब में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। ये सिर्फ उन पर लागू होगा जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। और अब भी अगर आपका ये डाउट क्लियर नहीं हो तो भाई फिर तो ऊपर वाला ही मालिक होगा ना यार। चलो कोई ना, लो फिर, ये तो आप सब नोट कर चुके थे ऑलरेडी, इसको नोट कर दो फटाफट से, है ना। हाँ करो इसको नोट, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, करो नोट। हाँ हाँ आगे चले गए, ठीक है, चलो नोट। चलिए आगे बढ़िए, फटाफट नोट करो। बहुत अच्छे, चलो। चलो करो नोट, है ना। चलो करो, ठीक है, ओके। हाँ तो चलिए ये नोट कर लीजिएगा, बाकी अगर कुछ रह गया तो पीडीएफ से नोट कर लेना। शेष बातें करेंगे अपन अगली क्लास में। अभी लेता हूँ मैं आप लोगों से विदा, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राधे राधे।